जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जानेंगे पाठ्यचर्या दस्तावेज में शिक्षक की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण, अर्थात जो पाठ्यचर्या दस्तावेज बनता है और पाठ्यचर्या दस्तावेज बनता है उसमें एक प्रकार का रूपरेखा होता है ना, तो उस रूपरेखा में शिक्षक की भूमिका के क्या दृष्टिकोण होने चाहिए, है ना। तो उसी रूपरेखा के बारे में शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण है उन्हीं को बताया गया है। तो आइए हम उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये 1 से लेकर के 14 पॉइंट है। आइए देखते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का हो, शिक्षक किस प्रकार की कुशलताओं से परिपूर्ण होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि एक शिक्षक विद्यालय के विभिन्न बच्चों को अलग अलग तरीके से शिक्षा प्रदान करता है और उनके अंदर मौलिक विचार के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, अन्य गुणों का भी विकास करता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या दस्तावेज में शिक्षक की भूमिका के प्रति क्या दृष्टिकोण होने चाहिए उन्हीं को बताया गया है। इनके साथ साथ विभिन्न शिक्षा आयोग है, विभिन्न कमीशन है ना, उनके द्वारा भी शिक्षक कैसा होना चाहिए उनके बारे में बताया गया है। शिक्षक किस प्रकार उत्साही हो, क्या हो, है ना, इन सब के बारे में बताया गया है। और वही एक जो सुझाव है या उद्देश्य कह सकते हैं, उन उद्देश्यों का पालन करके हम शिक्षा व्यवस्था को या हमारे आने वाली पीढ़ी को और अच्छे से पढ़ा करके उनको एक अच्छे ढंग से देश में कुशल नागरिक के रूप में हम पैदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला, उत्साही एवं सहयोगी व्यक्तित्व। इसमें कहा गया है कि शिक्षक को उत्साही होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो सहयोगी होना चाहिए, किसका सहयोग करें? अपने सहपाठियों का, अर्थात अपने जो शिक्षक बंधु है उनका, और साथ ही साथ बच्चों का। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों का। तो इस प्रकार जब वह शिक्षण कार्य करे अर्थात पढ़ाने का कार्य करे तो उस समय उत्साह के साथ कक्षा में प्रवेश करे, उत्साह के साथ किसी सब्जेक्ट को बताए, साथ ही साथ सहयोगी अर्थात एक प्रकार से मित्रवत व्यवहार करे। इस प्रकार का व्यक्तित्व किसके अंदर होना चाहिए? शिक्षक के अंदर होना चाहिए। दूसरा देखते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान। अब यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान, शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना, उन बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। कोई बच्चा अलग ढंग से समझता है, कोई बच्चा दूसरे ढंग से समझता है, तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करें। तीसरा ये ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव के रूप में। अब यहाँ पर कहा गया है ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव के रूप में। देखिए, हम कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई मतलब प्रश्न बैंक पढ़ते हैं, तो जैसे हम रटते हैं, अक्सर करके रटते हैं, उनको याद करते हैं, रट करके याद करते हैं। तो रट कर याद करते हैं तो कुछ समय के पश्चात हम उसको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार कहा गया है कि जो ज्ञान हम रट कर प्राप्त करते हैं हम उसे भूल जाते हैं, तो वह ज्ञान क्यों ना अनुभव पर आधारित हो। ठीक है, अनुभव पर आधारित हो वह ज्ञान, तो वह हमें ज्यादा समझ में आएगा। कहने का पर्याय है कि उस ज्ञान को हम अनुभव के द्वारा प्राप्त करें। इस प्रकार एक शिक्षक चाहे तो जो ज्ञान प्रदान कर रहा है उसको अनुभव के माध्यम से सिखाए तो ज्ञान हमें ज्यादा बेहतर ढंग से प्राप्त होगा और वह कंठस्थ होगा, है ना, और रटने से कंठस्थ वगैरह नहीं होता। चौथा ये व्यवसायिक दक्षता का विकास। अब यहाँ पर कहा गया है व्यवसायिक। देखिए, शिक्षण कार्य एक प्रकार का व्यवसायिक कार्य है। ठीक है, व्यवसायिक कार्य है, तो एक शिक्षक को जब वह कक्षा में पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ाने की कुशलता का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे ट्रीट करें, कैसे उनका अधिक से अधिक विकास करें, कैसे उनका चारित्रिक विकास करें, कैसे उनको अच्छाई की ओर ले जाए, कैसे वह परीक्षा में अधिक नंबर लाए। तो इन सारे गुणों का विकास एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए, अर्थात वह व्यावसायिक दक्षता से परिपूर्ण होना चाहिए।
बीएड की जो भी प्रशिक्षु विद्यार्थी है ना, वह अभी व्यावसायिक कुशलता अर्जित कर रहे हैं। तो पहले 1 साल में व्यावसायिक कुशलता अर्जित करते थे, लेकिन अब 2 साल में व्यावसायिक कुशलता अर्जित कर रहे हैं, है ना। तो जैसे व्यावसायिक कुशलता अर्जित करने के पश्चात वह जैसे सरकार द्वारा वैकेंसी निकलता है उसमें डालेंगे, फिर किसी स्कूल में जाएंगे, तो जो व्यावसायिक कुशलता शिक्षण संस्थान से प्राप्त किए हैं उन्हीं को वहाँ विद्यालय में जाकर बच्चों के ऊपर लागू करेगा। इस प्रकार व्यावसायिक दक्षता का विकास होना चाहिए। कैसे पढ़ाएं, कैसे विभिन्न कौशलों का ज्ञान हो, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन कौशल, इन सारे कौशलों का बच्चों को एक शिक्षक को ज्ञान हो। आइए 5वां भाषाई कौशलों का विकास हो। तो देखिए हम भाषाई कौशल की बात करते हैं तो सबसे पहले है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। अब देखिए भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस प्रकार एक शिक्षक को इन कौशलों का अच्छे ढंग से ज्ञान हो, है ना, छात्रों की बातों को ध्यान से सुने कि वह क्या कर रहा है, ठीक है। बोलना अर्थात जब वह बोल रहा है तो संप्रेषण अच्छे ढंग से हो। पढ़ना जब वह पढ़ रहे हैं तो उनके अर्थ समझे। लिखना लेखन शैली अच्छा हो, ठीक है। इस प्रकार भाषाई कौशलों का विकास हो और साथ ही साथ बच्चों के अंदर भी भाषाई कौशलों का विकास करे। आइए चलते हैं नेक्स्ट, स्व की पहचान। स्व माने स्वयं की पहचान। एक शिक्षक को स्वयं का पहचान करना चाहिए कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितने उनके अंदर एक प्रकार से बच्चों की पढ़ाने की ललक है, उत्साह वर्धन है। इन सारी बातों का पहचान करना चाहिए, है ना। एक शिक्षक के अंदर कितनी ताकत, क्षमता, योग्यता है, इन सब का पहचान होना चाहिए। 7वां सतत मूल्यांकन पर बल। आज की हमारी जो व्यवस्था है ना, मूल्यांकन की जो व्यवस्था है वह साप्ताहिक होता है, मासिक होता है, अर्धवार्षिक होता है और त्रैमासिक होता है और अंतिम होता है वार्षिक होता है। ये मूल्यांकन के एक प्रकार से समय अंतराल अनुसार अनुपात है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की व्यवस्था है, लेकिन एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों का सतत मूल्यांकन होता रहे, पढ़ाने के दौरान और अन्य गतिविधियों के दौरान बच्चों का मूल्यांकन होता रहे। इस प्रकार एक शिक्षक को सतत मूल्यांकन पर बल देना चाहिए ताकि छात्रों की कमजोरियों और उनकी अंदर जो विकास हुआ है उनका पता चल के आवश्यक शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से अधिगम को और अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट आइए परामर्श प्रदान करना। अब परामर्श का मतलब जानते ही हैं, है ना। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी मरीज को परामर्श देता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को छात्रों को हमेशा परामर्श देते रहना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत परामर्श, उनके शैक्षिक परामर्श, या कहें कि उनकी आने वाले जीवन में कठिनाई से संबंधित परामर्श शिक्षक को देना चाहिए। साथ ही साथ परामर्श देने की प्रक्रिया में एक शिक्षक को परिपूर्ण होना चाहिए कि किस प्रकार हम परामर्श अधिक से अधिक करें ताकि बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सके, उनको सही दिशा में ले जा सके, इसलिए परामर्श दिया जाता है। और व्यक्तिगत जीवन में भी, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में भी हमें किसी के द्वारा परामर्श दिया जाता है। 9वां आइए कला एवं सौंदर्य का ज्ञान। एक शिक्षक को विभिन्न कलाओं और जो पाठ्य पुस्तक में शब्द संबंधी जो सुंदरता है, सौंदर्यता है, उनका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ वह शिक्षक बच्चों को उन कलाओं और सौंदर्यता के बारे में शिक्षा प्रदान करे जिनसे बालकों को विभिन्न कला के बारे में जानकारी हो। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक संबंधी जैसे कि पद्य गद्य में शब्द और वाक्य संबंधी सुंदरता होती है, उनका ज्ञान हो सके और बच्चों में विकास हो सके। 10वां आइए
कार्य एवं ज्ञान का समन्वय, लगभग ये टॉपिक इनसे मिलता जुलता है ना। कार्य एवं ज्ञान का समन्वय कि किस प्रकार कार्य और ज्ञान का समन्वय हो। ठीक है, अगर हम कार्य करते करते किसी को सीखते हैं, कोई भी मतलब सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, तो वह ज़्यादा समय तक प्रभावी होता है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कार्य और ज्ञान का आपस में तालमेल होना चाहिए। अगर हम कुछ करा रहे हैं, अगर गतिविधियों के माध्यम से करा रहे हैं और वह कार्य होता रहे और ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वह ज्ञान ज़्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थायी होता है। इसीलिए कार्य और ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। इसके पहले रूसो ने भी कहा है, रूसो ने कहा है कि करके सीखने पर बल दिया है। ठीक है, करके सीखने पर बल दिया है। बालक जितना अधिक कार्य करेगा उतना अधिक वह सीखेगा और वह ज्ञान ज़्यादा समय तक स्थायी होगा, ऐसा रूसो का विचार था। और अनेक आयोगों ने भी कहा है कार्य अनुभव पर बल दिया गया है। महात्मा गांधी ने भी कहा है बेसिक शिक्षा में, इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी कहा है कार्य अनुभव पर बल। आइए चलते हैं ज्ञान सीखने में सहायक के रूप में एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर शिक्षक की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। सीखने में सहायक के रूप में बालकों में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है, तो उनके अंदर सीखने में सहायता प्रदान करते हैं, एक शिक्षक करते हैं और उनके अंदर सीखने संबंधी अच्छे गुणों का विकास होता है। अब मान लीजिए बालक को किसी गणित में, विज्ञान में या अन्य किसी में कठिनाई आ रही है, तो एक शिक्षक उनको अपने स्तर के आधार पर और बच्चों के स्तर के आधार पर ज़्यादा अधिक किसमें सीख सकते हैं, उस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। 12वां आइए बच्चों की आवश्यकता का ज्ञान। अब यहाँ पर कहा गया है कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बच्चे थे, कोई अधिक जल्दी से सीखते हैं, कोई लेट से सीखते हैं, कोई मध्यम ढंग से सीखते हैं, है ना। और बालक को क्या चाहिए, है ना, उन आवश्यकता का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। 13वां आइए अधिगमकर्ता की विविधता का सम्मान। अब यहाँ पर सम्मान की बात कहा गया है, तो अधिगमकर्ता की विविधता का सम्मान, अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाला। ठीक है, सीखने वाला माने तो बालक है, तो बालक के अंदर अनेक प्रकार की विविधता पाए जाते हैं। कोई बालक जल्दी सीखते हैं, कोई बालक लेट से सीखते हैं, है ना। तो उनका सम्मान करना चाहिए। हमें कमजोर बालकों को डांटना नहीं चाहिए, है ना, उनका सम्मान करना चाहिए। और अनेक प्रकार की शिक्षण वीडियो, आवश्यक शिक्षण सामग्रियों, शिक्षक प्रविधियों, शिक्षण सूत्र इत्यादि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा है, सीखने वाले बालक की विविधता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हर कक्षा में एक ही बुद्धि या एक समान गुण वाले बच्चे नहीं होते। हर कक्षा में एक समान गुण वाले बच्चे नहीं होते, उनमें अलग अलग गुण क्षमता योग्यता वाले बच्चे होते हैं। तो उन सारे गुण क्षमता योग्यता वाले बच्चों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है आईसीटी में दक्ष होना। आईसीटी अर्थात जो पढ़ाने की उपकरण है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में दक्ष होना चाहिए। एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के पढ़ाने संबंधी तकनीकियों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, अनेक प्रकार के और पढ़ाने के संबंधी तकनीकी मशीनों का ज्ञान होना चाहिए। उन मशीनों का ज्ञान इसलिए होना चाहिए ताकि जब उन मशीनों का उपयोग करें तो अच्छे ढंग से बच्चों को समझा सके। ठीक है, उन मशीनों का उपयोग से बच्चों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर एक शिक्षक को मशीनों का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को इन उपकरणों का उपयोग कैसे कराएगा बच्चों के सामने। इसलिए आईसीटी में दक्ष होना
बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया पाठ्यचर्या दस्तावेज में शिक्षक की भूमिका के प्रति दृष्टिकोण। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या में ये सब होना चाहिए शिक्षक के अंदर गुण। और जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छे शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए, तो अगर उनके अंतर्गत देखें तो बहुत कुछ होना चाहिए और ये सब भी होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक के अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर इन गुणों का विकास शिक्षक के अंदर हो गया तो वह शिक्षण कार्य बच्चों के लिए और सरल हो जाएगा, बच्चों को और अच्छा लगेगा। लेकिन आज यह इन गुणों से संबंधित बहुत कम मिलते हैं। तो छात्रों के अंदर इन गुणों का विकास होना चाहिए। अभी जो प्रशिक्षु छात्र हैं जो बीएड कर रहे हैं उनके अंदर इन गुणों का विकास होना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो शिक्षक बनते जाएंगे, है ना। छात्र अध्यापक बने आधा शिक्षक, ठीक है, आधा शिक्षक बन ही गए। फिर इन गुणों का विकास होता जाएगा और फिर कक्षा में जैसे जाएंगे तो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे, अच्छे ढंग से मोटिवेट कर पाएंगे। इसलिए इन गुणों का विकास होना चाहिए। आइए देखते हैं शिक्षा की व्यावसायिक भूमिका हेतु दृष्टिकोण, अर्थात जो व्यवसाय संबंधित है, पढ़ाने की व्यवसाय संबंधित उनकी क्या भूमिका है ना। तो व्यावसायिक भूमिका हेतु दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। तो आइए देखने का समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति, है ना, तो शिक्षकों की नियुक्ति कैसे हो, है ना, नियुक्ति हो तो इसके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो उसमें यह कहा गया है कि पहले उनका टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट होने के पास उनका क्या बोलते हैं स्किल टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा और 6 माह तक वो अच्छे से कार्य करता है, उनके पढ़ाने के कौशल अच्छा है तो फिर वो आगे उनको रेगुलर टाइप से किया जाएगा। इस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति, है ना, 2020 नई शिक्षा नीति में कही गई है। तो पहले भी शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी जोर हुआ कि योग्य और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बात कही गई है। आइए देखते हैं आकर्षक वेतन। अब देखिए जो शिक्षक है उनका आकर्षक वेतन होना चाहिए, उनकी योग्य के अनुसार वेतन होना चाहिए, जिनसे वह अच्छे से उत्साह ढंग से बच्चों को पढ़ा सके। और जिन शिक्षकों का कम वेतन होता है वह शिक्षण कार्य पर उतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए शिक्षकों का आकर्षक वेतन होना चाहिए अर्थात उनकी योग्यता के अनुसार। तीसरा है सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है सेवा शर्तों में, ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेवा संबंधी शर्त होते हैं, है ना, नियम होते हैं, है ना, उनमें बीच बीच में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर कौन टीचर जाएंगे, कहाँ पर कैसा होगा, है ना, तो इन सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। आइए चौथा तबादला नीति में सुधार। अब यहाँ पर कहा गया है तबादला अर्थात ट्रांसफर नीति, है ना, तो उनमें सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि शिक्षकों की जो तबादले नीति है अर्थात ट्रांसफर नीति है उनमें सुधार की आवश्यकता है। कई अपने गांव से बहुत दूर में जाकर के जॉब करते हैं तो उनको अपने क्षेत्रीय अर्थात अपने ब्लॉक स्तरीय मिलना चाहिए, और यहाँ के जो वहाँ के शिक्षक है उनको यहाँ से वहाँ होना चाहिए, इसलिए तबादला नीति में सुधार होना चाहिए। कई बार तो क्या होता है तबादला कराते 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 पूरा उसका उम्र बीत जाता है, उस शिक्षक का उम्र बीत जाता है, तबादला नहीं हो पाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में तो और बस्तर क्षेत्र से इधर तबादला कराएंगे तो मुश्किल से हो पाएगा, इसलिए तबादला नीति में सुधार की आवश्यकता है। पदोन्नति के समान अवसर, ठीक है, अब यहाँ ऊपर कहा गया है सभी शिक्षक को पदोन्नति अर्थात उनके पद में उन्नति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह बात कही गई है और आगे अनेक से शिक्षा नीति आई उनमें भी पदोन्नति संबंधी में समान अवसर की बात कही गई। आइए छठा चलते हैं जवाबदेही तय करना। अक्सर करके जो शिक्षण कार्य है उसमें जवाबदेही नहीं माना जाता, ऐसा लोगों का विचार है। मान लीजिए कोई एक छात्र या कक्षा में 20 छात्र हैं, उनमें से 5 छात्र फेल कर गए, तो इसकी जवाबदेही किसकी है?
तो ये तो शिक्षक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक उसे पढ़ा रहा है, पढ़ाने के पश्चात है ना बच्चे पेपर में जाकर के लिख रहे हैं, लिखने के पश्चात वो फेल हो गया है ना, फेल हो गया, 5 बच्चे फेल हो गया, तो शिक्षक की जवाबदेही यहाँ पर नहीं रहती। शिक्षक बोल देते हैं माता पिता ने सही ढंग से ध्यान नहीं दिया, या छात्र गधा है, या छात्र ने सही ढंग से पढ़ा नहीं है, इस प्रकार शिक्षक की जवाबदेही नहीं होती है। तो यहाँ पर कहा गया है जवाबदेही तय करना कि एक शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा है तो उस सब्जेक्ट में सभी बच्चों को पास होना चाहिए, अर्थात इसकी जवाबदारी शिक्षक को लेनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जवाबदेही तय करना। 7वां आइए शिक्षक संघों का गठन। देखिए शिक्षक संघों का गठन किया जाए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक शिक्षा संगठनों का गठन किया गया है ताकि शिक्षकों के कहा जाए उनकी मतलब शिक्षकों की कुछ ऐसे मतलब नियम कानून होते हैं उनमें गड़बड़ी न हो, इसलिए अनेक प्रकार के शिक्षा संगठनों का गठन हुआ है। अभी वर्तमान में सर्वेलियंस संबंधी शिक्षा संगठनों का गठन हुआ, निर्माण हुआ, साथ ही साथ वही शिक्षा संगठन क्या बोलते हैं हड़ताल में गए, पूरे शिक्षकों को बुला लिए रायपुर में। तो इस प्रकार अपनी मांगों को लेकर के ताकि उनके साथ अन्याय ना हो, जो सरकार द्वारा कहा गया है ना, उन नियमों को पालन हो, इसलिए अनेक शिक्षा संगठनों का गठन होता है ताकि उनके अधिकार की रक्षा हो सके। नेक्स्ट आइए सेवाकालीन एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण। अब यहाँ पर कहा गया है सेवाकालीन अर्थात जिनका सरकारी जॉब लग गया है उनका प्रशिक्षण, सेवा पूर्व जो अभी प्रशिक्षु है अर्थात बीएड डीएड कर रहा है ना, तो इन लोगों का सेवाकालीन एवं सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के संस्थान हैं, इनके लिए अल्पकालिक होना चाहिए, दीर्घकालिक प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि इनके प्रशिक्षण संबंधी सुधार हो सके और उनको अनेक तकनीकी और कौशलों का ज्ञान हो सके। 9वां आइए अध्यापक शिक्षा में सुधार हो। ठीक है, अर्थात जो NCTE नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है ना, तो मतलब ये अध्यापक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम तैयार करता है, NCERT भी तैयार करता है, SCERT भी तैयार करता है। इनके अलावा और अनेक प्रकार के संस्थान है जो अध्यापक शिक्षा में सुधार संबंधी कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है तो अध्यापक शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए जो अध्यापक के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तो आधुनिकता को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए ताकि अध्यापक शिक्षा में सुधार हो सके। वही जो पुरानी पाठ्यचर्या है उन पर न अमल किया जाए, इस प्रकार अध्यापक शिक्षा में सुधार हो। 10वां ये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना है ना, तो इसके लिए राज्य स्तर पर जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हो। जैसे डाइट है जिला स्तर पर, अनेक प्रकार के प्राइवेट महाविद्यालय है, इनके अलावा सरकारी ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि बिलासपुर में है, रायपुर में है, बस्तर में है ना। यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है वो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके अंदर कुशलता आए, दक्षता का विकास हो, इसलिए क्या किया जाता है उनको प्रशिक्षण होता है। तो ये है शिक्षक की व्यवसायिक भूमिका हेतु दृष्टिकोण है ना, कैसा कैसा होना चाहिए शिक्षक की व्यवसायिक भूमिका, इस पर दृष्टिकोण डाला गया है, ध्यान दिया गया है। ये 10 है शिक्षकों की नियुक्ति, आकर्षक वेतन, सेवा शब्द में सुधार, तबादला नीति में सुधार, पदोन्नति के समान अवसर हो, जवाबदेही तय करना, शिक्षक संघों का गठन, सेवाकालीन एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षा में सुधार, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। तो ये है आपका 10। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए जानते हैं NCERT 2005 में शिक्षकों के लिए क्या तैयारी किया है, अर्थात NCERT अर्थात नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 में शिक्षकों के लिए क्या तैयारी किया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों का ख्याल रख सके, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्यालयीन स्तर पर
एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों का ख्याल रख सके, उनकी रहन सहन के साथ साथ कक्षा में उनका कैसा व्यवहार होता है ना, एक प्रकार से उनका पोर्टफोलियो तैयार करें। दूसरा, सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक संदर्भ में बच्चों को समझ सके। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि सांस्कृतिक, उनकी संस्कृति कैसी है, राजनीतिक वातावरण कैसा, सामाजिक संदर्भ में, ठीक है, सामाजिक संदर्भ में बच्चे को समझ सके कि बच्चा वास्तविक में कैसा है, उनका मूल स्वरूप क्या है के बारे में जान सके। तीसरा, ये ग्रहणशील सीखने वाले। एक शिक्षक हमेशा नए नए ज्ञान को ग्रहण करे, साथ ही साथ वह नए नए ज्ञान को सीखे और ऐसा मतलब बच्चों को भी सिखाए। चौथा, ज्ञान निर्माण के लिए मननशील, चिंतनशील इत्यादि प्रवृत्तियों से परिपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान निर्माण के लिए चिंतनशील, मननशील इत्यादि प्रवृत्ति से युक्त होना चाहिए। पांचवा है व्यक्तिगत संदर्भ से ज्ञान निर्माण। मतलब एक शिक्षक के रूप में वह व्यक्तिगत, अर्थात कहें अगर बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं, तो व्यक्तिगत संदर्भ से ज्ञान निर्माण प्राप्त करें। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक जब बच्चों को दे रहे हैं तो छात्र भी यह समझे कि उनकी आसपास से संबंधित, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, तो वह ज़्यादा समझ में आता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं पढ़ाते समय, तो उनकी व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर बताते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत संदर्भ से ज्ञान निर्माण की जाए। छठवां, दायित्व। शिक्षक का एक अपना दायित्व होता है, उन दायित्वों को सही ढंग से निर्वहन करें। समाज में एक अपना दायित्व होता है और शिक्षक ऐसा हो जो विश्व के लिए काम करे, या कह सकते हैं कि विश्व निर्माण के लिए काम करे। और सातवां है उत्पादक कार्य का महत्व। एक शिक्षक को चाहिए कि उत्पादक कार्य के महत्व को जाने और साथ ही साथ उत्पादक कार्य के माध्यम से छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुभव को संग्रहित कराए। इस प्रकार ये हो गया एनसीईआरटी 2005 में शिक्षकों के लिए तैयारी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय